वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम व्याकरण हिंदी व्याकरण का ये तीसरा क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम स्वर के बारे में जानकारी देते हैं। इससे पहले हमने वर्ण के बारे में जानकारी दिया था। वर्ण तीन प्रकार का था: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में जानकारी लेंगे। स्वर क्या होता है? स्वर एक प्रकार से हमने बताया था कि वो स्वतंत्र ध्वनि है, और अगर हम उसको सार्थक रूप में देखें तो वर्ण भी कहा जाता है ना। तो वर्ण को ही इसमें वर्ण का ही वर्गीकृत किया है कि स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो आइए हम इसमें जानकारी लें। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न में बोल रखा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे स्वर कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर ही एक ऐसा वर्ण के अंदर एक भाग है जो कि किसी से निर्भर नहीं रहता, किसी पे निर्भर नहीं रहता, लेकिन व्यंजन जो होता है वो दूसरे पे उच्चारण के रूप में दूसरे पे निर्भर रहता है। तो इसलिए हमारा स्वर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होता है, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहा जाता है ना। व्यंजन जो होता है एक से अधिक वर्णों का मेल होता है जो स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। आगे फिर बोल रखा है कि विसर्ग, जो ये जो है, ये विसर्ग, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, मतलब कि जो ये ज़्यादातर संस्कृत वर्डों में यूज होता है ना, तत्सम शब्दों में यूज होता है। ठीक है। तथा यह स्वर के बाद आता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भवन, जीव के नाम का बोध होता है। ठीक है। उसमें संज्ञा के बारे में बता दिया है। तो आगे देखते हैं। तो हम स्वर को तीन भागों में बांटते हैं, है ना। तो पहला हमारा आता है हर्ष स्वर। सबसे पहले हर्ष स्वर के बारे में बता दें। हर्ष स्वर क्या होता है? जो जैसे कि हम का बोलते हैं, फिर उसके बाद हम खा बोलते हैं। तो मतलब का जो बोलने में हमारा जो जितना टाइम लगा, ठीक है, वो कितना थोड़ा टाइम लगा, तो इस वजह से उसको हर्ष स्वर बोला गया है। ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है सभी स्वर होते हैं। ठीक है। सभी जितने भी स्वर हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है। तो देखो, हर्ष स्वर में ही मतलब कि अल्प प्राण, प्राण मतलब होता है वायु, है ना। वायु मतलब कम, जिसमें हवा निकले, है ना, और उच्चारण भी कम हो, मतलब जिसमें हवा कम निकलेगी तो वो कम समय तक उस कम समय में हम बोल पाएंगे, है ना। तो उस पे हर्ष स्वर में ही वो आ जाता है। ठीक है। तो अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है? प्राण मतलब होता है वायु। अगर हमारे मुंह से कम हवा निकलती है बोलते वक्त स्वर को, तो वो हमारा क्या होता है? अल्प प्राण हो जाता है। जैसे कि हम देखें, यहाँ पे देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानकारी ले लें। जैसे कि अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प प्राण में हकार जैसे मतलब ध्वनि नहीं निकलती, है ना। और महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। इसका मतलब क्या होगा? देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट में पता चल जाएगा। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है, मतलब कि कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर महाप्राण की बात की जाए तो महाप्राण में बोल रखा है महाप्राण वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि श्वास अधिक निकलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्प प्राण में मतलब कम श्वास निकलती है और महाप्राण में ज़्यादा श्वास निकलती है, तो उसमें कम श्रम लगेगा और उसमें ज़्यादा श्रम लगेगा। ठीक है। महाप्राण में ज़्यादा श्रम लगेगा। तो आगे हमारा तीसरा पॉइंट है सभी स्वर, वर्ण तथा प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होते हैं तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन? या, रा, ला, वा, ये सब किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। आप चाहे बोल करके देख लीजिए। का, खा, खा तो महाप्राण में आ जाएगा। ग, गा तीसरा, तीसरा वो है
है ना, वर्ण। तो और फिर पांचवा क्या होगा, का खा गा हो गया, घा फिर अंगा, तो पांचवा क्या हो जाएगा, अंगा। तो वो क्या होगा, कम हवा निकल रही है, कम प्राण निकल रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा तीसरा पॉइंट जो है महाप्राण का, वो क्या होगा, जैसे इसमें बोल रखा है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म व्यंजन मतलब श श श ह, है ना, जिसमें ज़्यादा हवा निकलती है ना, तो वो सब क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या, है ना, हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, कितनी है ये हमारा 4 हो जाएगा हर्ष स्वर की संख्या। ठीक है, ये देखिए इसमें बोल रखा है, जिन स्वर में उत्पत्ति 2 स्वरों से नहीं होती वह हर्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री। ठीक है, ये 4 होते हैं, इनको चारों को याद रखना है। और यहाँ पे जैसे कि संख्या पूछ लेता है, तो इस प्रकार से संख्या अगर पूछ ले तो हमें दिमाग में रखना है आ, ई, उ, ई, और आ, ई, उ, री। ठीक है, आ, ई, उ, री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्वर, वो हर्ष स्वर की बात हो गई, है ना। अब अगला हमारा पॉइंट आता है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, दीर्घ स्वर की बात होगी। तो आइए दीर्घ स्वर की बात करें। तो जैसे कि हर्ष स्वर में कम हवा निकलती है, या फिर बोल सकते हैं कि कम काल लगता है, कम समय लगता है। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखें, निम्न में दीर्घ स्वर को कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा होगा, आ, है ना। अब बोल के देख लो, आ मतलब ये इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, है ना, आ उसमें कम टाइम लग रहा है, इसमें आ इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इसी तरीके से हम, ये क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। और आगे देखते हैं हमारा, इसी में एक्सप्लेनेशन, पहले सबसे पहले इसको देख लें। इसमें बोल रखा है, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। इन्हें इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर भी बोला गया है, और उसको एक और होता है प्लुप्त स्वर भी बोलते हैं, है ना, जिसमें राम आता है ना, ऐसे कि राम, ओम, ऐसे जो भी वो उच्चारण करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, वो उसको प्लुप्त स्वर भी बोला जाता है। तो आगे हम इसमें देखें, हर्ष स्वर जो है, हर्ष स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री आता है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन सा आता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये 3 आता है। तो अगर संख्या पूछ ले तो 3 बताएंगे इसमें। ठीक है, और संयुक्त स्वर में क्या आता है, ए ओ, है ना, ए ओ, ये आता है, ये भी 4 होते हैं, है ना। संयुक्त स्वर इसलिए बोला रखा है क्योंकि ए किससे बना है, आ प्लस ई मिला के क्या बन गया, ए, है ना, आ प्लस ई मिला के ए, है ना, आ प्लस उ मिला के ओ। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा संयुक्त हो रहा है, मतलब कि 2 अलग अलग स्वर मिला के हमारा एक स्वर बन रहा है, तो वो है संयुक्त। फिर आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा होगा, दीर्घ स्वर कौन सा होगा हमारा, ई होगा, है ना, क्योंकि ये सबसे, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है ना, और जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन में, इनसे सबसे बड़ा है ये ई। अब देखें, आ ई उ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, आ ई उ, है ना। और छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ, री, ये क्या है, हर्ष स्वर है। और ए ओ, है ना, ओ, ओ जो है वो क्या है, संयुक्त स्वर है। ये इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी क्वेश्चन में आता है, यूपी पुलिस में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इससे। और जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, ये काफ़ी वर्णमाला से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हंस हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, है ना, प्लुप्त स्वर हो गया, और या फिर संयुक्त स्वर हो गया। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा नहीं होगा,
ओ नहीं होगा। दीर्घ, दीर्घ में ओ आता ही नहीं है, पहली बात तो ये संयुक्त स्वर का हिस्सा है ना? तो ये आपको बता रखे हैं। अब प्लुप्त स्वर बताते हैं। प्लुप्त स्वर होता है और दीर्घ स्वर से ज़्यादा इसमें काल लगता है, ज़्यादा समय लगता है। जैसे जैसे कि ओम, ओम हमारा इसका कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, प्लुप्त स्वर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझा रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन वो रखा है, किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किस में लगेगा? प्लुप्त स्वर में लगेगा, जैसे कि मैंने बताया था, है ना? इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे समझा भी रखा है इस बॉक्स में, है ना? तो आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? प्लुप्त स्वर, जैसे मैंने बताया अभी, है ना? उसका यहाँ पे एग्जाम्पल, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। तो जैसे कि बोल रखा है, जिन स्वर का उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वह प्लुप्त स्वर कहलाता है। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने, जैसे कि राम इधर आओ, ठीक है? तो इस तरीके से हे राम, ओम इत्यादि ये सब जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं प्लुप्त स्वर में। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे जो स्वर का जो डिफरेंशिएशन था, है ना, कई पार्ट्स में डिवाइड था, ये आपको हम बता चुके हैं। और आगे आने वाले क्लासेस में भी और भी कुछ इसमें जानकारी लेंगे। अभी वर्णमाला ही चलेगा। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जय हिंद, जय भारत।